चलिए, आज हम देखेंगे अगले चरण में जो कांग्रेस की स्थापना हमने देखी थी कि भाई 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे संगठन थे जिसमें हम लोगों ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नेहरू जी वो भी देखा, साथ में बंग भाषा प्रकाशक सभा वो भी देखा। ये सारी संस्थाएं देखी और फिर कांग्रेस को लेकर जो विवाद था वो भी देखा। आज हम कांग्रेस के तहत विभिन्न विचारधाराएं जो चल रही थी उनको देखेंगे। विचारधारा अलग अलग तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी। विचारधारा में कई कारक थे जिसमें सबसे पहले जो विचारधारा आएगी वो है उदारवादी। तो उदारवादी जो विचारधारा है वो सबसे पहले चरण है जो कांग्रेस में हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम लोग उग्रवादी, उसके बाद अगले चरण में क्रांतिकारी, फिर उसके बाद हमें गांधीवादी, ये अलग अलग विचारधाराएं हमें दिखाई देती है। उदारवादी जो विचारधारा है इसकी जो समय है 1885 से लेकर 1905 तक जो सबसे ज्यादा प्रचलित विचारधारा रहेगी कांग्रेस में वो है उदारवादी। और ये विचारधारा कहती क्या है, सबसे पहली बात ये जानेंगे कि इनकी विचारधारा में क्या क्या चीजें शामिल हैं। अगला, कार्य पद्धति कैसी है, कैसे प्रोसेस से ये लोग काम करते हैं वो भी हम जानेंगे। उसके बाद मांगे, इनकी क्या क्या डिमांड थी, ये भी एक पार्ट होगा। अगला पार्ट मूल्यांकन कि भाई इन्होंने क्या योगदान दिया, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो ये इन अलग अलग चरणों में हम लोग उदारवादी विचारधारा को देखेंगे। सबसे पहले जो इनकी मान्यता थी या विचारधारा थी, इन लोगों का ये भरोसा था कि हमारे देश में जो शासन है अंग्रेजों का वो थोड़ा अलग है जो अंग्रेजी कानून लंदन में है या इंग्लैंड में। इंग्लैंड में क्या है, सच में ब्रिटिश शासन है और ब्रिटिश शासन का मतलब वहां पर कुछ प्रगतिशील चीजें हैं जो भारत में नहीं दिखाई देती। जैसे लंदन में संसदीय प्रणाली है जहां सबको बोलने का अधिकार है, वहीं उधर नागरिक अधिकार है, सिटीजन को स्वतंत्रता है अभिव्यक्ति की, ये सारे अधिकार हमें दिखाई देते हैं। और वहां पे लोग, मीडिया या लोग वो स्वतंत्रता समानता के साथ अपना कार्य करते हैं, जो कि एक प्रगतिशील चीज है ब्रिटिश शासन की। और शासन काम करता है लोगों के लिए और लोगों की जो मांगे होती हैं उनको भी मानता है। तो ब्रिटिश शासन जो इंग्लैंड में है वो बहुत अच्छा है, लेकिन भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो अच्छा नहीं है। क्यों? कि भारत में ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती। भारत में दिखाई देता है, जिसके लिए इन्होंने यूज किया अ ब्रिटिश रूल या अन ब्रिटिश रूल। अ ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश के लोग जहां भारत में अ ब्रिटिश रूल है उसके बहुत सारे प्रावधान है, जैसे भेदभाव मूलक नीति, भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है, नीति यहाँ पे दिखाई देती है। भारतीयों के साथ सही से व्यवहार नहीं किया जाता। प्रेस पर अंकुश है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। हमने देखा कैसे लिटन बोलता है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सारी बातें बोलता है। प्रेस पर अंकुश दिखाई देता है।
नागरिक अधिकार नहीं है। हम लोगों को कोई भी आजादी नहीं है स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की। और इसीलिए ये लोग बोलते हैं कि हमारे देश में भी ऐसे ही ब्रिटिश शासन की जरूरत है जो इंग्लैंड में है। अगर ऐसा ब्रिटिश शासन हो तो भारत को अंग्रेजों के यहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये प्रगतिशील बनाता है, लोकतंत्र की बात करता है, लोगों की आजादी की बात करता है। लेकिन ये सारी चीजें नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दिक्कत है। तो हम लोग इंग्लैंड के संसद का सम्मान करते हैं, ब्रिटिश शासन का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें ये देखना चाहिए कि भारत जो उनका उपनिवेश है उसमें क्या हो रहा है। और इस सब के परिणाम की वजह से भारत में बहुत सारी समस्याएं, चाहे गरीबी हो, ये समस्याएं होती हैं, अकाल हो, ब्रिटिश की आर्थिक प्रशासनिक नीति हो, उन सब के कारण भारत में काफी ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी बातें, ये लोग कहते हैं उदारवादी कि भाई हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ नहीं है, ब्रिटिश की नीतियों के खिलाफ नहीं है, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में है उसके खिलाफ है, क्योंकि उसने वो सारी चीजें भारत में नहीं दी या भारतीयों को नहीं दी जो हमें चाहिए थी, जो कि वहां पर है। इसलिए इनका ब्रिटिश में एक तरीके से विश्वास है कि ब्रिटिश लोग कभी सुधरेंगे और भारत में भी लोकतंत्र आ जाएगा, वही संसदीय प्रणाली आएगी, नागरिक अधिकार आएंगे, स्वतंत्रता समानता होगी, लोगों को भी आजादी मिलेगी। और यही हम लोग चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना होने की वजह से हमें दिक्कत होती है, वरना हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी बातें उदारवादी कहीं ना कहीं रखते हैं। और शुरुआती चरण में हमें उदारवादी दिखते हैं 1885 से 1905 तक। उदारवादी और उग्रवादी धीरे धीरे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उदारवादी है तो उग्रवादी नहीं है, वो भी है। उदारवादी सामान्यतः ब्रिटिश न्यायप्रियता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संवैधानिक मूल्यों के साथ बातें करना चाहते थे। लेकिन उग्रवादी थोड़ा सा बोल रहे थे नहीं, धरना प्रदर्शन होना चाहिए, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, प्यार से काम नहीं चलेगा। दोनों धाराएं थी, लेकिन मुख्य धारा में ही था। लेकिन 1905 के बाद जब इन्होंने बंगाल का विभाजन किया तो धीरे धीरे उग्रवादी प्रमुख भूमिका में आ गए और उदारवादी थोड़े से दब गए। तो पहले उग्रवादी धीरे धीरे चल रहे थे 1905 से पहले, और बाद में उदारवादी धीरे धीरे चलने लगे। तो सारी विचारधाराएं जो पहले थी वो मौजूद थी, लेकिन मुख्य धारा में कौन है, ये सारी चीजें दिखाती थी कि भाई कांग्रेस को किस हिसाब से लीडर किया। आगे हम बात करें कि भाई ये तो ये चीजें करते ही थे, और इसके कुछ फेमस नेता जो हमें दिखाई देते हैं उदारवादियों के, उनमें सबसे पहले प्रमुख नेता है जिन्हें नरमपंथी भी कहते हैं। उन नेताओं में दादा भाई नौरोजी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाते हैं वो शामिल है। साथ में हमने देखा गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादियों की तरफ से ताड़ित चालक सिद्धांत देते हैं, वही गोपाल कृष्ण गोखले, वो भी इसका हिस्सा है। उदारवादी विचारों के द्वारा, संवैधानिक मूल्यों के द्वारा अपनी बातों को रखना चाहते हैं। ऐसे ही मदन मोहन मालवीय ये भी इसी का हिस्सा है जो उदारवादियों के साथ। और कुछ बातों में कहें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी उदारवादी या नरमपंथी विचारधारा के लीडर थे। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन कौन से उदारवाद से जुड़े हुए नेता थे और कौन कौन से उग्रवाद से जुड़े हुए। तो उस समय ये नाम काफी ज्यादा प्रमुख होते हैं। सबसे पहले हमने दादा भाई नौरोजी, उसके बाद हमने जाना गोपाल कृष्ण गोखले, उसके बाद तीसरा नाम मदन मोहन मालवीय, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो इंडियन लीग से भी जुड़े हुए हैं और इंडियन
एसोसिएशन से। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। तो ये कुछ फेमस लीडर थे जो उदारवाद से जुड़े हुए, और इसकी विचारधारा वही है कि भाई ब्रिटिश से लड़ना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से, वायलेंस या हिंसा के द्वारा नहीं, विद्रोह के माध्यम से नहीं, संवैधानिक तरीके से। और उदारवादी में ज्यादातर जो लोग थे वो एक तरीके से शिक्षित थे, और इनका ब्रिटिश के प्रति थोड़ा सा विश्वास कायम था कि ये लोग अच्छे हैं और ये लोग हमें सुधारने के लिए आए हैं, और हमारे देश में जो राजा का शासन चलता था उसको छोड़कर हमारे देश में भी संसदीय प्रणाली आएगी, और एक समय आएगा जब हमें ये सब मिलेगा। इसलिए ये ब्रिटिश लोगों का समर्थन करते। शुरुआती चरण में कांग्रेस के उदारवादी लोग ब्रिटिश को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते थे, और बोलते थे कि आप लोग सब रहिए, लेकिन बस आप थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, हमें भी प्रेस, पत्रिका, स्वतंत्रता, ये सारी चीज दे देते तो हमारा ही भला हो जाता। तो आप लोग रहोगे, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप लोग रहिए, लेकिन कुछ चीजें हमें दे दो। और हमारे देश में भी ब्रिटिश शासन का आप लोग गठन कर दो तो हमें ये सारी चीजें। एक और चीज, ये लोग जनता में विश्वास नहीं करते थे, इन्हें लगता था जनता अभी शिक्षित नहीं है, और इनको जन आंदोलन बनाने से कहीं ना कहीं ब्रिटिश लोगों को भी दिक्कत होगी और साथ में हम लोगों को भी दिक्कत होगी, क्योंकि जनता हिंसा कर सकती है, उन लोगों को नियंत्रण करना आसान नहीं होगा। इसलिए जनता को शामिल ही नहीं करते हैं, खुद ही आपस में बातचीत करते हैं, और खुद ही आपस में बातचीत करके कुछ पत्र पत्रिका, कोई लेटर वेटर ब्रिटिश लोगों को चिट्ठियां लिख देते हैं, और उसमें बोलते हैं कि सर ये कर दो, सर ये कर दो। ब्रिटिश लोग जवाब देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी ठीक है, इन कोशिश करते रहते हैं, और इन्हें पूरा विश्वास है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। और इसलिए ये उग्रवादियों से थोड़े से अलग थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया जनता पर, और जनता को वो लोग कहां पे लेके आए, रोड पे लेके आए, जनता से आंदोलन करवाए। और फिर उसके बाद इनकी कार्य पद्धति में, जैसे हम देख भी चुके हैं, वही सारी चीजें इनकी कार्य पद्धति का हिस्सा होंगी। पहला कि भाई उदारवादी नेता ये बल दे रहे थे कि भाई हम कैसे प्रार्थना पत्र लिखकर ब्रिटेन की जो जनता है उनको भी जगाएं, एवं भाषण देकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसे दादा भाई नौरोजी ने शुरू किया था, उसका मेन मकसद ये था कि लंदन में ब्रिटिश जनता को ये बताना कि भाई ये वाले लोग हमारे लिए सही नहीं कर रहे हैं, और आप लोग इस चीज का ध्यान रखो। तो प्रार्थना पत्र, भाषण देकर, साथ में रक्त विहीन क्रांति कर, रक्त विहीन मतलब लड़ना नहीं, हिंसा नहीं, रक्त विहीन संघर्ष हम लोगों को करना है, और संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मनवाना है। रक्तहीन संघर्ष जिसमें संवैधानिक तरीका शामिल है, कानून के माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और इसीलिए ये लोग कुछ मांगे भी करते थे कि सरकार हमें ये चीजें दे दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले इनकी मांगी थी विधायिका में भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, विधायिका जो केंद्र स्तर पर भी है और राज्य स्तर पर भी है, विधायिका में भारतीय लोगों को आप लोग शामिल करो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी आपके साथ कानून निर्माण में एक भूमिका निभाना चाहते हैं, तो भारतीयों को विधायिका में शामिल करें, पहली डिमांड ये थी। साथ में ये बोलते थे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वो भी आप लोगों के उपनिवेश हैं, लेकिन वहां पे तो आपने ऐसा नहीं किया जैसा हमारे यहाँ किया है। तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप लोगों ने स्वशासन उन लोगों को दिया है, स्वशासन की वो लोग सेल्फ से रूल कर सकते हैं और आप लोग बस ऊपर ऊपर से देखते हैं, ऐसे ही स्वशासन या डोमिनेंस स्टेटस भारतीय लोगों को मिलना चाहिए।
और भारतीय लोग आपके अंदर रह लें, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हमें सेल्फ रूल या हमारी खुद गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हमें ऐसा मौका दें कि हम लोग भी आपके साथ रह पाए। तो कनाडा ऑस्ट्रेलिया की तरह ऊपर से ब्रिटिश शासन, लेकिन वास्तव में वहां पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो लोग हैं वो सारे डिसीजन ले लें, चाहे कानून निर्माण की बात हो या कार्यपालिका की बात हो या न्यायपालिका की बात हो, वो सारे डिसीजन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लोग ही ले रहे हैं और आप लोग बस उनको एक तरीके से सिखा रहे हो। ऐसे ही भारत में भी आप लोग करो, आप लोग प्रमुख पद पे बने रहो, लेकिन कुछ चीजें हमें दे। तो ये सारी चीजें ये लोग डिमांड करते हैं कि हमें स्वशासन मिलना चाहिए। साथ में सिविल सेवा जो एक प्रमुख अंग है आपकी प्रशासनिक नीति का, उस सिविल सेवा का भी भारतीयकरण होना चाहिए, जिसकी डिमांड सबसे पहले हमने देखा था कि भाई राजा राम मोहन राय ब्रिटिश संसद में भी करते हैं, आगे चल के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी करती है और इंडियन लीग, ये लोग भी कहीं ना कहीं इसकी मांग करते हैं कि सिविल सेवा का भारतीयकरण होना चाहिए। और सिविल सेवा का भारतीयकरण होने का मतलब भारतीय लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए। और साथ में इन्होंने लिटन की जो नीति थी कि भाई 19 साल अधिकतम उम्र, उसके भी खिलाफ बोला कि उम्र सीमा को बढ़ाया जाए, उम्र सीमा में वृद्धि की जाए। अभी आप लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन करते हो, हमारे बच्चे बाद में पढ़ते हैं, आप लोगों के बच्चे जल्दी पढ़ लेते हैं और उनको फायदा मिल जाता है और हम लोगों को फायदा नहीं मिल पाता। तो इसलिए सिविल सेवा का भारतीयकरण करना जरूरी है और ये हमारे लिए भी जरूरी है और आप लोगों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता को अगर कोई रूल कर सकता है तो हम लोग ये भारतीय लोग हैं और हम लोग आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ देना और फिर इस देश के विकास में दोनों का एक प्रमुख रोल होगा। ऐसे ही बोलते हैं हमें भी थोड़ा अपनी सेफ्टी के लिए, शस्त्र रखने के लिए आप लोग अधिनियम जो बनाए हैं लिटन के टाइम, उस अधिनियम को अंत कर दो, सशस्त्र अधिनियम को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये सशस्त्र अधिनियम हम लोगों को शस्त्र लेने की आजादी नहीं देता, जो कई बार हमें जरूरी होती है। कुछ लुटेरे लोग होते हैं जो हमारी सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हैं, तो जिसको सुरक्षा का खतरा है उसके पास इतना अधिकार तो होना चाहिए कि उसके पास शस्त्र हो। साथ में ही सेना पर जो व्यय आप लोग करते हो, सैन्य व्यय, उसमें भी आप लोगों को कटौती करनी चाहिए, क्योंकि उसका खर्च आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। तो सैन्य व्यय में कटौती करना भी जरूरी है। और साथ में दादा भाई नौरोजी की बात, धन की निकासी जो भारत से हो रही है कि भारतीय धन संपत्ति का बेटेन जाना, लेकिन उसके बदले हमें कुछ लाभ ना मिलना, इस धन की निकासी को भी रोका जाए या समाप्त किया जाए। और आप लोग जो भू राजस्व की नीति चलाए थे, स्थायी बंदोबस्त, जहां एक निश्चित दर से कर लेते थे, उस स्थायी बंदोबस्त नीति को ही बस हर जगह चलाया जाए। ये नहीं कि जब आपका मन किया तब आप कर की दर बढ़ा दें, जब आपका मन किया तब आप ज्यादा कर वसूल लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसानों को पता तो कि 20%, 30% इन्हें हमें कितना देना है, तो इसलिए आप स्थायी बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करें, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो अन्य क्षेत्रों में भी स्थायी बंदोबस्त को आपको लागू करना चाहिए, जिससे किसान एक निश्चित दर पर आपको लगातार कर दे सके और उनका भी शोषण ना हो और उन्हें भी पता रहे कि भाई हमें इतना देना। तो ये सारे इन्होंने मांगे की विधायिका में हमें योगदान देना चाहिए, हमें भी भारतीय लोगों को शामिल करो, साथ में ही स्वशासन दो, ऑस्ट्रेलिया कनाडा की तरह सेल्फ रूल, फिर हमें भी सिविल सेवा में भारतीयों को आने दो, उम्र की सीमा भी बढ़ाओ, सशस्त्र अधिनियम जो कि हमें शस्त्र लेने से मना करता है, हथियार लेने से मना करता है, उसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है। सैन्य व्यय में कटौती की जानी चाहिए, उसकी जगह जो पैसा बचता है बजट का, वो लोगों के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए, ना कि सेना के ऊपर।
धन की निकासी रोकनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी धन संपत्ति बाहर जाती है लेकिन हम लोगों को लाभ नहीं मिलता। और भू राजस्व क्षेत्र में आप लोगों को स्थायी बंदोबस्त को हर जगह लागू करना चाहिए। ये सारी डिमांड इन्होंने की। और फिर उसके बाद हम बात करें कि भाई इनका मूल्यांकन योगदान, क्या उदारवादियों ने कोई योगदान दिया भारत में या फिर इनकी बातें ऐसी ही थी? तो सबसे पहली बात, कुछ इनकी कमियां जरूर थी कि हाँ भाई इन्होंने भारतीय जनता को शामिल नहीं किया। दूसरा, इन्होंने ब्रिटिश लोगों का उस तरीके से विरोध नहीं किया जैसे नहीं था। ये विश्वास करते थे ब्रिटिश लोगों पर, क्योंकि ज्यादातर शिक्षित थे, बहुत सारे लोग ब्रिटिश शिक्षा की नीति जो पश्चिमी शिक्षा थी उसी से पढ़े थे, तो इन लोगों को कुछ गलत लगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा एक योगदान ये दिया कि शुरुआती समय में जब राष्ट्रवाद अपने प्रारंभिक चरण में था, उस समय इन लोगों ने राष्ट्रवाद के विकास को एक बड़े सीमा तक पहुंचाया, जिसका रिजल्ट आखिर में हमें मिला भी। तो इनका योगदान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर शुरुआती चरण में। तो शुरुआती चरण में इन्होंने क्या किया, राष्ट्र जागरण का काम किया। लोगों में एक भावना जागी कि भाई हम सब लोग एक हैं। तो राष्ट्र जागरण का जो काम इन्होंने किया वो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण काम है। और उस समय जब कोई भी सामने नहीं आ रहा था, राष्ट्र जागरण को एक नेतृत्व प्रदान किया। ये इनकी एक अच्छी चीज थी जो हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी थी। साथ में लोगों के अंदर लोकतंत्र क्या होता है ये बताया कि लोकतंत्र मतलब जनता के लिए शासन और स्वशासन। लोकतंत्र एवं स्वशासन जैसे विचार जो ब्रिटेन में काफी ज्यादा फेमस थे, उनको लोगों तक पहुंचाया। लोगों को बताया कि भाई लोकतंत्र क्या होता है, स्वशासन क्या होता है, सेल्फ रूल क्या होता है, संसदीय प्रणाली क्या होती है, ये सारी चीजें इन्होंने की। और साथ में इन्होंने लोगों को ये भी बता दिया कि भारतीय लोगों का शोषणकर्ता एक ही है और वही हम सबका एक शत्रु है, जिसका नाम है अंग्रेज। तो अंग्रेजी शासन का जो चेहरा पहले छिपा हुआ था, जिसकी वजह से किसान, जनजातीय लोग अपने क्षेत्रीय जमींदारों या साहूकारों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, उससे थोड़ा आगे की तरफ जाने की ये बात करते हैं और हमें समझाते हैं कि भाई हमारे असल में शत्रु ये लोग नहीं है, असल में हमारा शत्रु ब्रिटिश शासन है। ये सारी चीजें इन्होंने हमें बताई। और साथ में इन्होंने साम्राज्यवाद की आर्थिक समीक्षा, मतलब ब्रिटिश शासन की आर्थिक समीक्षा पेश की, जहां दादा भाई नेहरू जी कहते हैं धन की निकासी हुई, कृषि के वाणिज्यीकरण ने भी हमारा नुकसान किया, औद्योगिकरण किया, भारतीय अर्थव्यवस्था जो दो पिलर पे टिकी थी उसको कहीं ना कहीं सामने लाया सारी जनता के, और उसके पिछड़ेपन का कारण कौन है, ब्रिटिश। तो दादा भाई नेहरू जी, जिन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से ब्रिटिश की आर्थिक समस्या प्रस्तुत की, ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले आर्थिक स्तर पे बहुत अच्छी अच्छी स्पीच देते थे और बताते थे कि हमारे शोषण का, हमारे देश में गरीबी का, हमारे देश में अकाल का, बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन लोग हैं। ये सारी चीजें जब दादा भाई नेहरू जी बताते थे, लोगों में भी जागरूकता आती थी, लोगों को भी लगता था कि हाँ भाई ये बात तो सही है कि हमारी जो खराब दशा है, चाहे जो लोग पहले कष्टकारी के काम में लगे होते थे उनके पास नौकरी नहीं है, या जो लोग किसान हैं उनके पास उनकी जमीन नहीं है, वो जमीन छीन ली गई। तो इस वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। और इस बार कई बार पूछा भी जाता है कि भारत का राष्ट्रवाद आरंभिक समय में आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ था, मतलब उसने आर्थिक समस्याओं को उजागर किया कि आरंभिक राष्ट्रवाद आर्थिक पहलू की बात करता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है और एमसीक्यू में पूछा जाता है भाई कैसे करता था,
तो सीधी बात है कि भाई ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीति का जो इन लोगों ने विश्लेषण किया कि भाई धन की निकासी हुई, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, शिल्पकारी विफल हुई, ब्रिटिश ने भारत को कच्चे माल के लिए निर्यातक, तैयार माल के लिए आयातक जो बना दिया, और मुक्त व्यापार की नीति जो 1813 में चलाई गई, रेलवे का विकास हुआ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भारतीयों के हितों के अनुरूप नहीं थी और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को उस दलदल में फंसा दिया जिससे हम लोग निकल नहीं पाए। गरीबी, अकाल, भूखमरी, ये हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख हिस्से बन गए। तो इसलिए बोला जाता है कि आर्थिक रूप से इन्होंने समीक्षा प्रस्तुत की और इससे लोगों में जागरूकता आई और राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ये इनका सबसे प्रमुख योगदान है हमारे राष्ट्रवाद में। लेकिन इनकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। सीमाओं में सबसे बड़ा रीजन, इन्होंने जनता का सहयोग नहीं, जनता का सहयोग नहीं, और अभी ये जनता को मानते हैं अशिक्षित है। इनका क्या सहयोग है, इनको पता ही नहीं है, ना जागरूकता है, ना सीधी है। और दूसरी बात, ये आंदोलन सिर्फ सीमित रहा शिक्षित मध्य वर्ग तक। शिक्षित मध्य वर्ग जो काफी किताब पढ़े थे उन तक ये सीमित रहा, आगे ये नहीं बढ़ पाया। इस वजह से भी हम लोगों को दिक्कत हुई। और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी आता है उदारवाद से जुड़ा हुआ कि भाई उदारवादी चरण के भारत के राष्ट्रवाद में योगदान के साथ साथ उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें कि उन्होंने क्या चीजें दी, उनकी पद्धति कैसी थी और उदारवादी चरण भारत में कब तक चला। और एक पुस्तक काफी ज्यादा फेमस है, अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया, ये एक पुस्तक है। इस बुक को लिखा दादाभाई नौरोजी ने और इसको माना जाता है कि ये उदारवादी चरण की बाइबल है। एक तरीके से गीता है जिसमें सारी चीजें लिखी हैं कि उदारवादी लोग कैसे काम करते थे, उन्होंने क्या क्या चीजें बताई। कई बार आपसे पूछा जाएगा अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी इन इंडिया पुस्तक के माध्यम से उदारवादी चरण की व्याख्या करें। तो जो जो हमने चीजें पढ़ी वो सारी चीजें ही उदारवादी चरण का हिस्सा थी और यही चीजें हमें इस पुस्तक में बताई गई। ऐसे ही गोपाल कृष्ण गोखले की जो स्पीच थी उनमें भी यही सारी चीजें बताई गई। लेकिन सबका मेन मकसद यही था कैसे ब्रिटिश के शोषक मूलक चेहरे को उजागर किया जाए जिन्होंने हमारा शोषण किया है। और निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भाई उदारवादियों ने उस समय भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जब कोई भी राष्ट्रवाद या देश में राष्ट्रीयता नहीं कर रहा था। तो ये असफल नहीं रहा, सफल इस मामले में है कि इन्होंने सभी भारतीयों के अंदर वो चेतना जगा दी कि हम लोग एक हैं और दूसरा हमारा दुश्मन भी एक है। जो भारतीयों में अभी तक नहीं आई थी राष्ट्रवाद की भावना, एक देशभक्ति की भावना, उस देशभक्ति और राष्ट्रवाद को जगाने में उदारवादियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। लेकिन इनकी नीतियां जो जनता को नहीं जोड़ पाई, इस वजह से उग्रवादी चरण का विकास हुआ और ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। कब? जब 1905 में कर्जन बंगाल विभाजन करता है तो लोगों को लगा कि बंगाल विभाजन ये नहीं होने देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ये लोग उस समय भी जनता का सहयोग नहीं लेना चाहते थे। कर्जन ने राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए, क्योंकि बंगाल में ही उनकी राजधानी थी और बंगाल में ही हमारा राष्ट्रवाद पनप रहा था, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे थे, मिल रहे थे, ब्रिटिश के बारे में बातें करते थे। तो कर्जन को लगा अगर बंगाल एक साथ रहेगा तो हमारे लिए बड़ा खतरा है, इसलिए बंगाल का विभाजन करना ही एक ऑप्शन बचता है। तो बंगाल का विभाजन कर्जन करेगा, लेकिन ये उदारवादी उस विभाजन को रोकने में विफल रहेंगे। इस वजह से जनता धीरे धीरे उदारवादियों से भरोसा कम होता जाएगा जनता का और वो लोग अपना
नेता उग्रवादियों को बना देंगे, तो उसके बाद कांग्रेस में दूसरा जो चरण है, जिसे हम कहते हैं लाल बाल पाल, उनका जो चरण है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं उग्रवादी आंदोलन। तो उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें लाल बाल पाल है, ये उदारवादियों की विफलता के बाद स्टार्ट हुआ आंदोलन है। वरना जनता भी शुरुआत में यही चाह रही थी कि भाई अभी उदारवादी चलते रहे, हिंसा ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ब्रिटिश लोग हमें दबा देंगे। लेकिन जब देखा कि भाई ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे, तो जनता ने अपना नेता उग्रवादियों को स्वीकार कर लिया। तो उसके साथ ही उग्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो गई। उग्रवादी की जो पद्धतियां थी वो बिल्कुल अलग थी उदारवादियों से। उन्होंने प्रारंभिक चरण में जनता का योगदान लेना। तो सबसे पहले उदय के कारण, तो उदय के कारण हमें दिखते हैं। पहला बात 1905 का बंगाल विभाजन, ये एक सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से इनका उदय हुआ। दूसरा इनके उदय का एक और सबसे बड़ा कारण उदारवादियों की विफलता। उदारवादी इस चीज को रोकने में सफल नहीं हुए, इसलिए इनको मौका मिला, तो जनता इनसे ज्यादा जुड़ी और इसकी शुरुआत हुई। और इनकी भी कुछ कार्य पद्धति थी कि भाई कैसे काम करेंगे, कैसे ब्रिटिश को अपना मैसेज भेजेंगे। जैसे हमने उदारवादियों की कार्य पद्धति की, वो चिट्ठियां लिखते थे, पत्र लिखते थे, ये सारी चीजें करते थे। और आखिर में इनका योगदान या इनका मूल्यांकन कैसा रहा, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो दो चीजें चलती हैं, एक होता है निष्क्रिय प्रतिरोध और दूसरा आपने सुना होगा सत्याग्रह। ये दो पद्धतियां अलग अलग हैं। सत्याग्रह मतलब सत्य के प्लस आग, सत्य के साथ आग्रह, सत्य के साथ खड़ा होना। निष्क्रिय प्रतिरोध या उग्रवादी में से जो इनकी पद्धतियां थी, अगर उसमें से हम हिंसा को हटा दें तो इनकी पद्धतियां बिल्कुल सत्याग्रह की तरह हो जाएंगी, जो गांधीवादी चरण का एक प्रमुख हिस्सा है। लेकिन ये लोग, अगर इनको मौका मिलता था निष्क्रिय प्रतिरोध में, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है वो पीट रहा था लेकिन भीड़ के हाथ पड़ गया, तो हिंसा कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो इन निष्क्रिय प्रतिरोध में बदले की भावना से कई बार डिसीजन लिए जाते थे कि भाई इन्होंने हमारे लाला लाजपत राय जी को मारा है तो इनको भी मारना पड़ेगा। तो बदले की भावना होती है निष्क्रिय प्रतिरोध में, लेकिन सत्याग्रह में नहीं। बोला जाता है कि भाई अभी ये भटक चुका है, जिसके साथ हमारा विरोध हो रहा है उसको नहीं पता। और इसमें बात होती है हृदय परिवर्तन, कि एक समय ऐसा आएगा जब इस आदमी को समझ आएगा, और जिस दिन समझ आएगा उस दिन अपने आप अपने डिसीजन पलट लेगा। लेकिन इसमें विरोधी को शत्रु माना जाता है कि ये हमारा शत्रु है, जैसे अंग्रेजों को मानते थे। लेकिन सत्याग्रह में बोला जाता है नहीं, शत्रु नहीं, अज्ञानी है, अभी उसको ज्ञान नहीं है कि वो कर क्या रहा है, इसलिए वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इसमें अहिंसा हो भी सकती है और नहीं भी, और जब कभी मौका मिले तो हिंसा होगी। लेकिन सत्याग्रह जो करेगा इसमें बिल्कुल शामिल है कि ये लोग हिंसा तो नहीं करेंगे। जैसे गांधी जी, जैसे ही हिंसा होगी आंदोलन वापस, सबने अवज्ञा आंदोलन में भी थी। और सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य प्लस अहिंसा, इन दोनों चीजों को जो शामिल कर दे उसी को कहते हैं सत्याग्रह। तो कहीं ना कहीं गांधीवादी चरण की भी जो पद्धतियां हैं वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हैं, बस उसमें हिंसा को हटा दे तो वो उग्रवाद चरण का ही है। लेकिन गांधी जी ने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया, और वो बोलते थे जितना साध्य जरूरी है कि हमें स्वतंत्रता लेनी है, उतना ही साधन जरूरी है। साधन और साध्य एक दूसरे से काफी ज्यादा तरीके से जुड़े हुए हैं। जरूरी नहीं है हमारा साध्य सही हो। ऐसे मान लीजिए आपको अधिकारी बनना है,
तो दूसरी एक तरीका है आप पुस्तक पढ़ो, दूसरा तरीका आप ऐसे ही पैसे दे के हो जाओ। तो आप साध्य तो पालोगे, लेकिन आपका तरीका गलत है, तो आप समाज का नुकसान करोगे और अपने जीवन में भी नुकसान करोगे, क्योंकि आप गलत निर्णय ले सकते हो। और उस निर्णय की वजह से बहुत सारे लोगों को जीवन से जुड़े हुए चीजें हुई, इसलिए वो बोलते थे साधन बीज है और साध उस बीज के बाद फल या पेड़ जो बनता है वो है। तो जैसा बीज बोओगे वैसे ही फसल काटोगे। जैसे पाकिस्तान ने आजादी ली लड़के, लेकिन आज तक पाकिस्तान में हिंसा जारी है। इन भारत ने आजादी लेट मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अहिंसा को शामिल किया, तो भारत में हिंसा वाली चीजें बहुत कम दिखाई दी। और इस समय के जो प्रमुख नेता थे उग्रवादी के लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों काफी ज्यादा फेमस है। इन्होंने ही कहीं ना कहीं भारत में ये सारी चीजें चलाई। बिपिन चंद्र पाल, इनके द्वारा ही उग्रवादी चरण को आगे ले जाया गया। और जब तक गांधी जी नहीं आएंगे तब तक हमारे देश में यही सारी चीजें होंगी। और इनके उदय के एक दो कारण और क्या कह सकते हैं कि उदारवादियों ने जो आर्थिक समीक्षा पेश की, उससे उनका शोषण मूलक चेहरा सामने आ गया था, तो इनको डर ही नहीं था। तो इन्होंने उस आर्थिक समीक्षा का भी फायदा उठाया कि भाई अब तो हमें पता चल गया कि कौन कौन लोग हैं जो हमारे दुश्मन हैं। तो उदारवादियों की आर्थिक समीक्षा के बाद भी इसमें हुआ। और एक और जोश तब आया जब इन लाल बाल पाल में से तिलक जी ने एक भाषण दिया और ब्रिटिश लोगों ने कहा कि भैया तुमने राजद्रोह किया है, मतलब हमारे खिलाफ विद्रोह किया है, इसलिए आपको सजा मिलेगी। और तिलक जी लोगों में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। तो जब तिलक जी पे मुकदमा चला राजद्रोह का, तो उसके बाद इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। और तिलक जी पहले थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चला, पहले भारतीय नेता जिन्हें अरेस्ट किया गया राजद्रोह के नाम पर कि आपने राष्ट्र के खिलाफ चीजें की हैं और इसलिए आप लोगों को ये सारी। दूसरा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में जो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन्होंने जो इनको एप्रिसिएशन दिया, उससे भी इनमें आत्मविश्वास आया। लाला लाजपत राय जुड़े थे स्वामी दयानंद सरस्वती से, आर्य समाज से, वहां पे वो भी स्पीच सुनते थे, उनके अंदर भी सारी चीजें आती थी। उधर तिलक जी शिवाजी महोत्सव इनसे जुड़े हुए थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे हमारे विवेकानंद जी कहते हैं कि भारतीय जनता अब धीरे धीरे उठ रही है और धीरे धीरे हमें भी अपनी स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहिए। और फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाएं ऐसी हुई जैसे यूरोपियन लोग कहते थे कि हम लोग कभी हारते नहीं, लेकिन हमने उस टाइम देखा 1896 में इथोपिया, एक अफ्रीकन कंट्री ने एक यूरोपियन कंट्री इटली को हरा दिया। और जब ये सारी चीजें हुई तो हमें बल्ला कर रहे ये तो झूठ बोलते हैं। इथोपिया जो एक बहुत कम विकसित देश है, उसने एक यूरोपियन कंट्री इटली को हरा दिया, तो हम लोग क्यों नहीं ब्रिटिश को भगा सकते, हरा क्यों नहीं सकते। ऐसा ही हुआ जापान, जापान ने रूस को पराजित कर दिया 1905 में। उसने कंट्रोल करने के लिए जापान पर अटैक किया, जापान ने रूस को ही हरा दिया 1905 में, वो भी एक एशियन कंट्री थी। तब भी हमें विश्वास जगा कि भाई ये सब लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और अगला जो काम आग में घी डालने का काम किया वो कर्जन की नीति है, जिसने बंगाल का विभाजन किया और उसके बाद इन लोगों ने मिलकर स्वदेशी आंदोलन किया और स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारे लोग इनके साथ आए। तो इस वजह से इन लोगों ने कहीं ना कहीं जनता में एक तरीके से अपना पूरा विश्वास जमा लिया। और ये उग्रवादियों की आलोचना करते थे कि अगर हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर टर करेंगे तो कहीं हमारा कुछ भी नहीं होने वाला, ऐसे हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। और साथ में तिलक जी कहते थे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे नारों से लोगों में और जागरूकता है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
और जब ये सारी चीजें लोग सुनते थे तो लोग भी एकदम तालियां बजाना स्टार्ट कर देते, क्या बात है, तिलक जी ने तो बड़ी बात कह दी। और इस वजह से धीरे धीरे उग्रवाद बढ़ता गया और उदारवाद थोड़ा दबता गया, क्योंकि जनता का सपोर्ट उनके पास नहीं था। जनता समर्थन कर रही थी उग्रवादियों का, क्योंकि ये लोग दिखाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, आंदोलन करते थे। और ये उदारवादियों के बोलते थे कि तुम लोग तो भिक्षा मांगते हो, उनको बोलते हो कि हमें स्वशासन दे दो। हम लोग भिक्षा नहीं मांगेंगे, हम लोगों को अलग चाहिए, और हम लोग अपना अधिकार मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे ब्रिटिश लोगों से। वो लोग हमारे घर में आए, हम उनके घर में नहीं आए, तो हम लोग इतने प्यार से इनसे बात क्यों करें। हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही बात करेंगे जैसा इन्होंने हमारे साथ किया है, और हम लोग इनको नहीं टिकने देंगे। और जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इनके खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। और जनता हमारे साथ है, और जनता अनपढ़ है बेशक, लेकिन जनता का समर्थन बहुत जरूरी है। और ब्रिटिश लोगों को अगर डराना है तो धरना प्रदर्शन, जो इनकी पद्धतियां थी, ये लोग करते थे, धरना प्रदर्शन, ब्रिटिश की जो नशे की दुकान है उस पर आवाज करना, या ब्रिटिश सामानों को बाइकआउट करना कि ब्रिटिश सामान मत खरीदो, स्वदेशी सामान खरीदो। इसलिए इन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। बच्चों को कहा गया कि भाई आप लोग ब्रिटिश के कॉलेज स्कूल में मत पढ़ो, हम लोग अपनी संस्थाएं बनाएंगे, उन संस्थाओं में आप लोग पढ़ने जाया करो। उन संस्थाओं में आप लोग पढ़ोगे तो राष्ट्र का विकास भी होगा, और ब्रिटिश लोग भी हमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों को ऐसी चीजें करनी चाहिए, हड़ताल करना चाहिए। ऐसे जो लोग इनके यहाँ काम करते थे ब्रिटिश की फैक्ट्रियों में, उनको भी बोला कि आप लोगों को भी हड़ताल करनी चाहिए हमारे साथ, और ब्रिटिश का साथ नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश का अपने आप लोग समर्थन कर लो। अब बात करें इनका योगदान क्या रहा, तो योगदान इनका ये है, पहली बार राष्ट्रवाद की चेतना जन जन तक पहुंच गई। इन्होंने राष्ट्रवाद को जनता के घर घर तक पहुंचा दिया। हर इंसान अब बात कर रहा है आजादी की, स्वराज की। तिलक जी का नारा बोल रहा है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेके रहूंगा। तो सबसे पहली बात, उग्रवादियों का योगदान जो सबसे अच्छा रहा, जनता का समर्थन और जनता में राष्ट्रवाद का विकास, ये इनका सबसे बड़ी चीज रही। और इन्होंने जो नवीन पद्धतियां लाई, नवीन पद्धतियां जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल की, जिसमें हड़ताल हो, धरना प्रदर्शन हो, इससे राष्ट्रवाद को एक नई ऊर्जा मिली कि भाई कैसे हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ सकते हैं। साथ में स्वदेशी पे बल हो, स्वदेशी पर बल से हमारे लोगों के पास ही पैसा कमने लगा, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी, ब्रिटिश की अच्छी नहीं होने लगी। साथ में इन्होंने ब्रिटिश के कानून का उल्लंघन किया, जो कानून सही नहीं थे। और आगे हम लोग देखेंगे गांधीवादी मूवमेंट में भी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो गांधी जी ने भी कहीं ना कहीं इनसे भी बस अहिंसा, अगर हम बात करें गांधीवादी क्या था, तो गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें अगर उग्रवाद में से हम लोग हिंसा हटा दें तो कहीं ना कहीं गांधीवादी का चरण का एक कार्य पद्धति जो उन्होंने अपनाई वो। लेकिन इनकी कुछ कमियां भी थी। सबसे बड़ी कमियां ये थी, ये लोग प्राचीन भारत को तो ऐसे दिखा रहे थे कि वो बहुत महान सभ्यता है, शिवाजी महोत्सव मना रहे थे, गणेश महोत्सव बना रहे थे, उधर दयानंद सरस्वती के जो एक शिष्य थे लाला लाजपत राय, वो वेदों की बात कर रहे थे। लेकिन मध्यकाल को गिरावट के रूप में देखा, और मध्यकाल में कौन रूल किए थे, मुस्लिम लोग। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो इन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाया या गणेश महोत्सव मनाया, इस वजह से मुस्लिम लोग इनसे दूर होने लगे। और इनकी वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि शिवाजी लड़ते किसके खिलाफ थे, औरंगजेब के खिलाफ, जो एक मुस्लिम थे, तो इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता, मतलब आपसी फूट धर्म के आधार पर लोगों में फैली। लोगों को लगा कि भाई ये लोग ऐसे ही करते हैं और हम लोगों को तो अधिकार है नहीं,
इसलिए मुस्लिम लोग थोड़े से दूर होने लगे सांप्रदायिकता में। और साथ में इन्होंने इतनी ज्यादा बहस की उदारवादियों के साथ, और उदारवादियों को और इनको लेकर विवाद था कि भाई बंगाल जो आंदोलन है बंगाल के खिलाफ स्वदेशी, वो कहां तक चला जाए। तो उग्रवादी कहते थे पूरे देश में चलेगा, उदारवादी कहते अरे नहीं भैया, ब्रिटिश वाले कुछ देने वाले थे। बोले चुप रहो, तिलक जी बोलते थे, लाला लाजपत राय बोलते थे, अरे तुम्हारी वजह से तो हम लोग अभी तक इतने जुड़े हुए हैं। और सूरत में अधिवेशन हुआ, एक तरफ उग्रवादी एक तरफ उदारवादी, वहां इतनी बहस हुई कि आपस में जूते चप्पल तक पड़ गए। और तिलक जी ने अपना जूता उतारा और फेंक के मारा और लगा गोखले जी को, उदारवादी जो थे। तो उसके बाद इन दोनों के बीच टकराव हुआ और इसके कारण 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो कहीं ना कहीं इनकी जिद की वजह से जो राष्ट्रवाद एक धागे में चल रहा था, उस राष्ट्रवाद को तोड़ भी दिया और उदारवादी उग्रवादी अलग अलग रास्ते पे चलने लगे। पहले ब्रिटिश लोग इन उग्रवादियों को क्यों नहीं पीट रहे थे? उदारवादियों के सपोर्ट की वजह से, क्योंकि इनने बहुत ज्यादा इज्जत कमाई थी। एक जैसे ही विभाजन होता है तुरंत इन उग्रवादियों को पकड़ा जाएगा और इन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इनका नेगेटिव चीज था कि इन लोगों ने इतना ज्यादा इन लोगों को, उदारवादियों को परेशान किया कि मजबूरी में सूरत में कांग्रेस का विभाजन ही हो गया। तो ये उग्रवादी और उदारवादी इन दोनों की बातें थी, और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा कि भाई कैसे वो सारी चीजें करते थे। अब आप लिखना चाहते तो लिखिए, सबसे पहले डालो उदारवादी और उसमें लिखना 1885 से 1905। उदारवादी चरण 1885 से 1905। और उसमें सबसे पहली हेडिंग भूमिका कि भाई उदारवादी कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती चरण में उदारवादी विचारधारा का प्रभाव दिखाई देता है, जिसके प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं मदन मोहन मालवीय शामिल थे। ये हमने भूमिका देखी। अगला विचारधारा, इन्होंने कैसे काम किया उसको लिखिए। विचारधारा में पॉइंट नंबर 1, उदारवादी कांग्रेसी नेता ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे, जिसके कारण वो ब्रिटिश संसद और संवैधानिक स्वरूपों का भी पालन करते थे। पॉइंट नंबर 2, उदारवादियों का मानना था ब्रिटिश शासन भारत में एक वरदान है और धीरे धीरे भारत में भी ये लोग लोकतंत्र की स्थापना कर भारतीय नागरिकों का उत्थान करेंगे। लोकतंत्र की स्थापना कर भारतीय लोगों का उत्थान करेंगे। पॉइंट नंबर 3, उदारवादियों का मानना था ब्रिटेन में मौजूद ब्रिटिश शासन काफी प्रगतिशील है, जहां संसदीय शासन प्रणाली नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी
और आर्थिक प्रशासनिक नीतियों के द्वारा ब्रिटिश जनता का विकास किया जाता है। ब्रिटिश जनता का विकास किया जाता है। थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके, परंतु भारत में ब्रिटिश के होने के बावजूद अन ब्रिटिश नीति लागू है। अन ब्रिटिश नीति लागू है, जिसके कारण भारतीय लोगों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगला चरण, इनका मानना था भारतीय जनता अशिक्षित है। भारतीय जनता अशिक्षित है, इसलिए अभी उन्हें जन आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता। अभी उन्हें जन आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता। अगला हेडिंग, इनकी कार्य पद्धति, साधन कैसे काम करते थे। पॉइंट नंबर 1, प्रार्थना पत्र, भाषण एवं स्मरण पत्र के माध्यम से ये लोग अपनी मांगे पूरी कराना चाहते थे। दूसरा पॉइंट, उदारवादी संवैधानिक तरीके से रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। रक्तहीन संघर्ष में विश्वास करते थे। अगला पॉइंट, इनकी मांगे, हेडिंग डालना एक, मांगे। मांगों में पहला नंबर, विधायिका में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। पॉइंट नंबर 2, कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी स्वशासन स्थापित किया जाए। पॉइंट नंबर 3, भारत में सिविल सेवा का भारतीयकरण किया जाए। पॉइंट नंबर 4, सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति हो। पॉइंट नंबर 5, सैन्य व्यय में कटौती की जाए। पॉइंट नंबर 6, धन निकासी को रोका जाए। और लास्ट पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार दिया जाए। स्थायी बंदोबस्त को अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार दिया जाए। अगला, इनका योगदान। पॉइंट नंबर 1, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने राष्ट्र जागरण के साथ भारतीयों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीयों को नेतृत्व प्रदान किया। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र एवं स्वशासन की विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। पॉइंट नंबर 3, इन्होंने बताया भारतीय लोगों के शोषण का एकमात्र शत्रु ब्रिटिश शासन है। अगला पॉइंट, साम्राज्यवाद की आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कर। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने धन की निकासी,
विऔद्योगीकरण इत्यादि को प्रस्तुत किया, इत्यादि को प्रस्तुत किया। अगला इनकी सीमाएं या कमियां, यह आंदोलन पॉइंट नंबर 1 शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित रहा और जनता की ताकत को इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रयोग नहीं किया, क्योंकि इनका मानना था जनता अभी अशिक्षित है और वो राष्ट्रवाद में विकास नहीं ले सकती। निष्कर्ष, उदारवादी आंदोलन को असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन्होंने भारतीयों में राष्ट्र जागरण के साथ आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत कर अनब्रिटिश नीति को उजागर किया, अनब्रिटिश नीति को उजागर किया। तो ये उदारवादी जो चरण है, इसके बारे में जो नोट्स आपको लिखने थे वो कल हम उग्रवादी चरण और बंगाल का विभाजन उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत जल्दी आना और जिससे नोट्स आपको लिखा सकूं, वरना टाइम लग जाएगा तो फिर नहीं लिख पाएगा। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।